इंडिया, दिल्ली। कॉलेज का माहौल मस्त मौला था। अर्शी अपने अंदाज में जीन्स और सिंपल टी शर्ट पहनकर चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए कॉलेज में कदम रखती है। अपने लंबे बालों को लहराते हुए वह ईशानी की तरफ मुड़ी और बोली, आज तो मैं ही मैथ्स के टेस्ट में फर्स्ट आऊंगी। ईशानी ने घबराई हुई आवाज में कहा, अर्शी यार, अगर हम टेस्ट में चीटिंग करते पकड़े गए तो? अर्शी ने अपना क्यूट चेहरा बनाते हुए कहा, तो क्या होगा, थोड़ा सा लेक्चर मिलेगा, और क्या, वैसे भी प्रोफेसर के लेक्चर सुनने की आदत तो हमें है ही। दोनों हंसते हुए क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगीं। जैसे ही वे क्लास में पहुंची, सबसे आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गई। क्लास के कुछ लड़के जो हमेशा अर्शी की ओर नजरें गड़ाए रहते थे, उसे देखकर हाय अर्शी, क्या आज के टेस्ट में तुम्हें हमारी जरूरत है, पूछने लगे। अर्शी ने उन्हें एक प्यारी मुस्कान दी और बोली, अरे तुम सबने तो आज कमाल कर दिया, लेकिन मुझे टेस्ट में मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अच्छे से तैयारी करके आई हूँ। लड़के थोड़ा मायूस होकर अपने बेंच पर वापस बैठ गए। तभी मैथ्स प्रोफेसर क्लास में आए और सभी को टेस्ट पेपर्स बांटना शुरू किया। जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, क्लास में सन्नाटा छा गया। लेकिन लास्ट बेंच पर बैठी अर्शी और ईशानी के चेहरों पर अलग ही शरारत थी। दोनों ने चुपके से अपनी बनाई हुई चीट्स निकाल ली और इधर उधर देखना शुरू कर दिया। ईशानी ने फुसफुसाते हुए कहा, अर्शी जल्दी लिख, प्रोफेसर इधर ही देख रहे हैं। अर्शी ने जवाब दिया, अरे तू आराम से लिख, ये प्रोफेसर हमें पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन उनकी हरकतों पर क्लास की एक लड़की जो हमेशा अर्शी से जलती रहती थी की नजर पड़ गई। उसने तुरंत प्रोफेसर को इशारा किया और बताया कि लास्ट बेंच पर चीटिंग हो रही है। प्रोफेसर गुस्से से उबलते हुए लास्ट बेंच पर पहुंचे और बोले, क्या हो रहा है यहाँ? ये पेपर क्या है? अर्शी ने तुरंत शीट्स को किताब के नीचे छुपाने की कोशिश की, लेकिन प्रोफेसर ने किताब खींच ली। उन्होंने पेपर के टुकड़े देखकर कड़क आवाज में कहा, अर्शी भल्ला, तुमने पूरे कॉलेज की नाक में दम कर रखा है, अब मैं तुम्हें प्रिंसिपल के पास लेकर जाऊंगा। अर्शी ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, प्रोफेसर प्लीज, ये सब तो गलती से हो गया। प्रोफेसर ने अर्शी को घूरते हुए कहा, यह गलती नहीं गुनाह है और तुम्हारी शरारतें अब बर्दाश्त से बाहर हैं। चलो प्रिंसिपल ऑफ। प्रोफेसर ईशानी की तरफ देखते हैं, पर उसके हाथ में कुछ नहीं था, इसलिए उसको छोड़ देते हैं और अर्शी को टेस्ट के बाद अपने साथ प्रिंसिपल ऑफिस में लेकर पहुंचते। प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंचते ही प्रोफेसर ने पूरी घटना सुनाई। प्रिंसिपल, जो पहले से ही अर्शी की शरारतों से परेशान थे, ने कड़क आवाज में कहा, अर्शी ये सब क्या है? हर बार तुम किसी नई मुसीबत में फंस जाती हो, अब बताओ क्यों चीटिंग कर रही थी? अर्शी ने मासूमियत से कहा, सर वो टेस्ट बहुत मुश्किल था, इसलिए मजबूरी में। प्रिंसिपल ने गुस्से से कहा, मजबूरी में? तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देती? अर्शी ने मासूम चेहरा बनाकर प्रिंसिपल से बोला, सर मैं पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ, लेकिन मैथ्स ये मेरे बस की बात नहीं है। प्रिंसिपल ने लंबा चौड़ा लेक्चर देना शुरू किया, जिसमें ऑनेस्टी, हार्ड वर्क और पढ़ाई की अहमियत के बारे में बातें थीं। ईशानी ऑफिस के बाहर खड़े होकर सुन रही थी, मुस्कुरा रही थी। लेक्चर खत्म होने के बाद प्रिंसिपल ने कहा, तुम्हें अपने बड़े भाई को बुलाना होगा, अब वही तुम्हें समझा सकते हैं। अर्शी ने तुरंत मासूमियत भरी आवाज में कहा, सर वो तो दिल्ली के बाहर एक बड़े केस पर गए हैं, पुलिस में है ना, इसलिए हमेशा बिजी रहते हैं। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार कोई माफी नहीं मिलेगी, समझी? अर्शी ने दांत दिखाते हुए कहा, जी सर, समझ गई। ऑफिस से बाहर निकलते ही अर्शी ने राहत की सांस ली और ईशानी की तरफ देखा। अर्शी गहरी सांस लेकर बोली, अरे यार, इस बार तो बाल बाल बच गए। ईशानी ने हंसते हुए कहा, तेरा मासूम चेहरा ना हर बार तुम्हें बचा लेता है, लेकिन अब मुझे वार्डन से ज्यादा प्रिंसिपल का डर लगने लगा है। अर्शी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। ईशानी अर्शी की बात सुनकर हंसते हुए बोली, सच में तू ना बहुत उल्टे दिमाग वाली लड़की है, कहीं तेरा प्रिंस चार्मिंग भी तेरी तरह उल्टे दिमाग वाला ना हो? अर्शी ईशानी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, बचपन से ही मेरा एक सपना है, मैं जोरू के गुलाम लड़के से ही शादी करूंगी। ईशानी अर्शी की बात सुनकर हंसते हुए बोली, तू सही है बेटा। दोनों सहेलियां ठहाके लगाकर हंस पड़ी। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क, शाम का समय था और वेदांत अपनी चमचमाती रोल्स रॉयस में ऑफिस से अपने आलीशान मिशन लौटा। जैसे ही कार रुकी, ड्राइवर ने तेजी से उतरकर दरवाजा खोला।
वेदांत ने एक एरोगेंट अंदाज में कार से कदम बाहर रखा। उसकी चाल में हमेशा वाला रोब छलक रहा था। मेंशन के भव्य दरवाजे से होते हुए वो अंदर गया। वेदांत सीधे सीढ़ियों की तरफ रुख किया। उसकी हर एक कदम की आवाज उस शांत माहौल में गूंज रही थी। वो अपने कमरे तक पहुंचा, दरवाजा बंद किया और अपने महंगे कोट को उतारकर बिस्तर पर फेंक दिया। फिर उसने अपनी शर्ट के बटन खोले और उसे भी उतारकर एक तरफ रख दिया। वेदांत सीधा बाथरूम की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने शॉवर चालू किया, पानी की ठंडी धाराएं उसके ऊपर गिरने लगीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव था, लेकिन उसके भीगे बाल और गीला शरीर उसे और भी अट्रैक्टिव बना रहे थे। वो मानो एक हैंडसम डेविल लग रहा था, जो अपनी खामोशी में भी और भी खतरनाक लग रहा था। कुछ देर शॉवर के नीचे खड़े रहने के बाद उसने टॉवल से खुद को सुखाया और फिर क्लोजेट रूम में जाकर रेडी हुआ। वो ब्लैक शर्ट और पैंट पहनकर तैयार हो गया। आईने में उसने खुद को देखा। उसके चेहरे की तीखी रेखाएं, हल्के से बिखरे बाल और वो ब्लैक शर्ट में उसकी पर्सनालिटी इतनी दमदार लग रही थी कि कोई भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाए। अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर उसने कमरे से बाहर कदम रखा। लिफ्ट में बैठकर वो मेंशन के टॉप फ्लोर पर पहुंचा। उस फ्लोर पर अजीब सा सन्नाटा था। वो कॉरिडोर के लास्ट कमरे के पास जाकर उसका दरवाजा खोलता है। कमरे के बीचों बीच एक कांच की अलमारी थी, जिसके अंदर वेदांत की रोबोट वाइफ थी। वो कांच के पीछे बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वेदांत की आंखों में गुस्से की लहरें थीं। वो कुछ देर तक बिना पलक चपकाए उसे देखता रहा। फिर एक ठंडी और खतरनाक आवाज में बोला, तुम्हारी मासूमियत के पीछे इतना बड़ा फरेब छुपा था। मुझे अगर पता होता तो मैं... उसकी आवाज बीच में ही रुक गई। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, मानो अपना गुस्सा काबू करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ पल शांत रहने के बाद उसने दोबारा कांच की अलमारी की तरफ देखा और धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे से मुझे नफरत हो चुकी है। अगर तुम एक इंसान होती तो मैं तुम्हें दिखाता कि वेदांत ओबेरॉय से धोखा करने का अंजाम क्या होता है। तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। वेदांत ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडे स्वर में कहा, कम इन। दरवाजा खुला और एक सर्वेंट सिर झुकाए अंदर आया। उसने धीरे से कहा, सर, बेबीज हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस यस्टरडे। सर्वेंट की बात सुनते ही वेदांत ने कांच की अलमारी की तरफ आखिरी बार गुस्से से देखा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदम तेज और सख्त थे। वेदांत तेज कदमों से एक कमरे में पहुंचता है जो खिलौनों से सजा हुआ था। कमरे में रंग बिरंगे खिलौने चारों तरफ बिखरे हुए थे। कमरे के बीचों बीच 2 राउंड बेड रखे थे। एक बेड पर एक छोटा गोल मटोल पर्शियन कैट उदास बैठी थी और दूसरे बेड पर भी गोल मटोल हस्की डॉग सिर झुकाए बैठा था। दोनों की उम्र मुश्किल से 1 महीने की लग रही थी और उनकी मासूमियत किसी का भी दिल पिघला सकती थी। वेदांत की एंट्री होते ही दोनों ने हल्की सी नजर उसकी तरफ डाली, लेकिन तुरंत ही उदासी में वापस खो गए। वेदांत ने कमरे का जायजा लिया और फिर अपनी रौबदार आवाज में बोला, डेज़ी, कोको, कम टू डैडी। उसकी आवाज सुनते ही दोनों अचानक से सतर्क हो गए। पहले डेज़ी, जो सफेद पर्शियन कैट थी, म्याऊं म्याऊं करती हुई अपने छोटे छोटे पंजों से दौड़ी और वेदांत के पास पहुंच गई। कोको, छोटा सा हस्की डॉग, थोड़ा झिझका लेकिन फिर भौंकते हुए अपनी छोटी पूंछ हिलाकर तेजी से भागा और वेदांत के पास आ गया। वेदांत ने दोनों को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। उनकी मासूमियत देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने पहले डेज़ी के माथे पर किस किया और फिर कोको के कानों के पास हल्का सा चूमते हुए पूछा, Why didn't my babies eat anything? डेज़ी ने म्याऊं करते हुए अपनी बात कहनी शुरू की। ऐसा लग रहा था जैसे वो वेदांत से शिकायत कर रही हो। वेदांत उसकी भाषा को समझने की कोशिश करते हुए हल्के से मुस्कुराया। तभी कोको ने भी अपनी भौं भौं शुरू कर दी, मानो वो डेज़ी की बात का समर्थन कर रहा हो। वेदांत ने उनके इशारों को समझते हुए थोड़ा गंभीर होकर पूछा, All right, tell me, why didn't you eat your food? डेज़ी ने अपनी मासूम सी आवाज में म्याऊं करके कहा, डैडी, मुझे मम्मा के हाथों से खाना खाना है। कोको ने तुरंत भौंकते हुए अपनी बात रखी, डैडी, हमें मम्मा के पास लेकर चलो। वेदांत ने एक गहरी सांस ली और दोनों को अपनी बाहों में और करीब कर लिया। उसने अपने सख्त पर्सनालिटी को नर्म करते हुए प्यार से कहा, देखो बेबीज, तुम डैडी के बेबीज हो। मम्मा को भूल जाओ, वो कभी नहीं लौटेगी। अब डैडी ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। डेज़ी ने म्याऊं करके धीरे से सिर हिलाया, जैसे वो वेदांत की बात समझ रही हो।
कोको ने अपनी छोटी छोटी आंखों से वेदांत को देखा और हल्के से अपनी पूंछ हिलाकर उसकी बात मान ली। वेदांत उनकी क्यूट हरकतों को देखकर बोला, अच्छा बच्चे, अब जल्दी से खाना खा लो, डैडी को वादा चाहिए। दोनों ने अपनी अपनी मासूमियत भरी नजरों से वेदांत को देखा और मानो सहमति में सिर हिलाया। डेजी ने हल्की सी म्याऊं की और कोको ने खुशी से हल्का सा भौंक दिया। वेदांत ने उन्हें गले लगाया और उनकी प्यारी हरकतों पर कहा, ठीक है, अब अच्छे बच्चों की तरह डिनर कर लेना, डैडी तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रीट लेकर आएंगे। इतना कहकर उसने उन्हें उनके बेड पर आराम से बैठा दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, अब अच्छे बच्चे बनकर खाना खाओ, समझे? डेजी और कोको ने क्यूट तरीके से हल्का मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब दिया। तभी वेदांत का फोन रिंग करने लगा। वेदांत ने फोन रिसीव किया और फोन के दूसरी तरफ की बात सुनकर उसके चेहरे पर फिर से कठोर भाव हो गए और वो तुरंत ही अपने मेंशन से अपने लोगों के साथ बाहर निकल गया। एक पुराने और डरावने मेंशन के बड़े से हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक कुर्सी पर एक आदमी रस्सियों से बंधा बैठा था। उसके चेहरे पर चोटों के गहरे निशान साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। चारों ओर खड़े बॉडीगार्ड्स अपने हाथों में गन लिए सतर्कता से खड़े थे। तभी भारी कदमों की गूंज ने माहौल को और गंभीर बना दिया। दरवाजे से अंदर आते हुए एक हैंडसम मगर खतरनाक व्यक्तित्व वाला आदमी दिखाई दिया। ये और कोई नहीं, वेदांत था। उसका चेहरा सख्त और आंखें सरद थी। वह धीरे धीरे उस बंधे हुए आदमी के पास पहुंचा और उसे गहरी नजरों से घूरते हुए ठंडी मगर खतरनाक आवाज में बोला, मुझे सिर्फ सच चाहिए, अगर झूठ बोला तो तेरे बीवी बच्चे कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। वेदांत के इशारे पर उसके बॉडीगार्ड्स उस आदमी की पत्नी और बच्चों को अंदर लेकर आए। जैसे ही उसने अपनी फैमिली को देखा, उसकी आंखों में डर और घबराहट साफ छलकने लगी। वह कांपती आवाज में बोला, सर, जो आप पूछेंगे मैं सब बताऊंगा, बस मेरे परिवार को कुछ मत कीजिए। वेदांत ने गहरी सांस ली और एक खतरनाक ठंडे लहजे में पूछा, अर्शी का बाप कहाँ है? उस आदमी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। वह चुप रह गया, मगर अपनी फैमिली की ओर देखकर उसने धीमे स्वर में कहा, वो इंडिया चला गया है। मैंने ही उसकी इंडिया जाने में मदद की थी। वेदांत ने अपनी गुस्से से लाल आंखों से उसे घूरते हुए कहा, इंडिया में कहाँ? वह आदमी कांपते हुए बोला, दिल्ली सर, पर वो 2 दिन बाद वहां से कहीं और जाने वाला है, मुझे बस इतना ही पता है। वेदांत ने सुना और अपने पीए की ओर देखते हुए आदेश दिया, हम अभी इंडिया जाएंगे। इसके बाद वह अपने लोगों के साथ वहां से निकल गया। इंडिया, दिल्ली, कॉलेज हॉस्टल में अर्शी और ईशानी के रूम में जबरदस्त मस्ती चल रही थी। कमरे में लाउड म्यूजिक बज रहा था और दोनों सहेलियां अपनी कुछ हॉस्टल फ्रेंड्स के साथ ठुमके लगा रही थीं। हंसी मजाक और शरारतों का माहौल था। तभी म्यूजिक बंद हो गया। सब चौंक कर मुड़ी तो देखा कि नेहा ने म्यूजिक बंद कर दिया था। नेहा ने छल्लाते हुए कहा, यार अर्शी, बड़ी भूख लग रही है, तेरे पास नूडल्स हैं क्या? अर्शी ने झूठ मूठ का मासूम सा चेहरा बनाते हुए जवाब दिया, मेरे पास बहुत सारे नूडल्स के पैकेट्स थे, पर वो मोटी वार्डन ले गई। ये सुनकर सारी लड़कियां हंस पड़ी। तभी रिमा ने शरारती अंदाज में कहा, तो फिर चलो, मोटी वार्डन के रूम से तेरे नूडल्स के पैकेट्स वापस लाते हैं, वैसे भी वो इस वक्त राउंड पर होगी, मौका अच्छा है। ईशानी ने घबराते हुए कहा, अरे नहीं, ये बहुत गलत होगा, अगर वार्डन पकड़ लेगी तो हम सबकी खैर नहीं। लेकिन अर्शी, रिमा और नेहा उसकी बात सुनने के मूड में नहीं थीं। अर्शी ने मंकी कैप पहनते हुए कहा, ईशानी, डरने का नहीं, वार्डन को सबक सिखाने का टाइम है, तू यहीं रह और हमारी सक्सेस के लिए दुआ कर। ईशानी माथा पकड़कर रह गई और बोली, तुम सब पागल हो। तीनों लड़कियां चुपके चुपके वार्डन के रूम की तरफ बढ़ीं। पूरे हॉस्टल में सन्नाटा था, बस उनके धीमे कदमों की आवाज गूंज रही थी। नेहा फुसफुसाई, अगर वार्डन आ गई तो? अर्शी ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, तो बोल देंगे कि हम सफाई करने आए हैं, वार्डन के रूम की भी सफाई जरूरी है। वे धीरे धीरे वार्डन के रूम के पास पहुंची। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अर्शी ने इशारा किया और फुसफुसाते हुए बोली, चलो अंदर, जल्दी से नूडल्स के पैकेट्स ढूंढो। वे रूम के अंदर कदम रखी रही थीं कि अचानक अंदर से एक आवाज सुनाई दी। तीनों ने झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए। वार्डन किसी आदमी के साथ थी। दोनों हाथों में टी कप्स पकड़े बैठे थे और फिर अचानक वे एक दूसरे को किस करने लगे। रिमा ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए धीरे से कहा, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? अर्शी ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा,
मुझे तो लग रहा था कि वार्डन का दिल भी पत्थर का है, पर यहाँ तो रोमांटिक सीन चल रहा है। नेहा इतनी हैरान थी कि उसने बिना सोचे समझे जोर से चीख मार दी। आह! इस चीख के साथ ही पूरे हॉस्टल में भूचाल आ गया। वार्डन और उसका बॉयफ्रेंड भी हड़बड़ा गए। वार्डन गुस्से से चिल्लाई, ये कौन है? कौन है वहां? अर्शी और उसकी टोली को समझ नहीं आया कि क्या करें, लेकिन डरने के बजाय अर्शी ने शरारती अंदाज में रूम के अंदर कदम रखा और बोली, मैडम, ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट है, अब तो पूरा हॉस्टल जान जाएगा। वार्डन ने गुस्से में कहा, तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? अर्शी ने हंसते हुए जवाब दिया, नूडल्स लेने आई थी, पर यहाँ तो लव स्टोरी चल रही थी। वैसे आपका बॉयफ्रेंड अच्छा दिखता है मैडम। वार्डन और उसका बॉयफ्रेंड घबरा गए। वार्डन ने चिल्लाकर कहा, भागो यहाँ से, वरना तुम तीनों को मैं नहीं छोड़ूंगी। अर्शी ने मजाक में जवाब दिया, अरे मैडम, हम तो आपके प्यार का राज बचाने आए थे, लेकिन अब लगता है पूरे हॉस्टल को बताना पड़ेगा। इस बीच वार्डन और लड़कियों के शोर शराबे से बाकी हॉस्टल की लड़कियां भी जाग गईं। सभी दरवाजों से बाहर निकलकर वार्डन के रूम की तरफ दौड़ीं। ईशानी वहां आ गई थी। वो अर्शी से पूछती है, क्या हो रहा है यहाँ? अर्शी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वार्डन मैडम के रूम में रोमांस का सीन चल रहा था, हम तो नूडल्स ढूंढने आए थे। वार्डन ने गुस्से में अर्शी की तरफ देखा और कहा, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ने वाली। अर्शी ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैडम, ये बात आप अपने बॉयफ्रेंड से बोलिए। हॉस्टल की कुछ और लड़कियां वहां आ चुकी थी। वार्डन गुस्से से लाल हो गई और चिल्लाई, सुबह तक तुम सबकी शिकायत प्रिंसिपल से करूंगी। अर्शी ने हंसते हुए कहा, तब तक के लिए शुभ रात्रि मैडम। ईशानी अर्शी की तरफ से वार्डन से माफी मांगती है और अर्शी को वहां से खींचकर ले जाती है। ईशानी अर्शी के सिर पर मारते हुए बोली, अर्शी, तेरा दिमाग खराब है क्या? वार्डन से पंगा ले लिया। अर्शी मुस्कुराते हुए बोली, अर्शी भल्ला किसी से नहीं डरती, मेरा भाई पुलिस में है, इस मोटी वार्डन को जेल भेज सकती हूँ मैं। ईशानी अर्शी की तरफ देखकर बोली, बेटा अर्शी, हर शेर के ऊपर एक सवा शेर होता है, जब तेरा वाला आएगा तब मैं देखती हूँ। अर्शी क्यूट फेस बनाकर बोली, अर्शी भल्ला किसी से नहीं डरती, अब रूम में चलो।